देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रानी नागर। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे की, और इस समय देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है यूसीसी। यूसीसी का मतलब तो आप समझते ही होंगे। यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। सवाल ये कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू कर देगी। इस साल के आखिरी तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। इस बीच देश में एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सरकार की ओर से गठित 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता और धार्मिक संस्थानों के प्रमुखों से विचार विमर्श और राय मांगने का कार्य शुरू कर दिया है। क्या है सरकार की मंशा और चुनाव से पहले इस मुद्दे को और कितनी हवा दी जाएगी? साथ ही समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद देश में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, इस पर विशेषज्ञों की राय क्या है? ऐसे ही कुछ सवालों के उत्तर पाने के लिए हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सूरज पाठक जी। सूरज जी, इससे पहले कि हम समान नागरिक संहिता पर अब तक क्या क्या हुआ और क्या होने वाला है इस पर चर्चा करें, उससे पहले यहाँ जानना जरूरी है कि समान नागरिक संहिता है क्या। सबसे पहले देश न्यूज के हमारे दर्शकों को नमस्कार। रानी, आपने सही कहा कि समान नागरिक संहिता पर अब तक क्या क्या हुआ और क्या क्या होने वाला है और इस पर सरकार का क्या रुख है। यह जानने से पहले यह जान लेना चाहिए कि समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आने वाले 10 महीने तक समान नागरिक संहिता का मुद्दा पूरे देश में हावी रहने वाला है। लॉ कमीशन ने फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कंसल्टेशन यानी परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से राय मांगी गई है। लॉ कमीशन ने 2 दिन पहले ही बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के बारे में मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों को जानने के लिए फिर से निर्णय लिया है। इसमें कहा गया है कि जो लोग रुचि रखते हैं और इच्छुक हैं वे अपनी राय दे सकते हैं। आयोग ने विचार प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें लॉ कमीशन ने इच्छुक लोगों से 30 दिन में अपने विचार वेबसाइट या ईमेल पर देने के लिए कहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक सामान्य सेट तैयार किया जाए, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। संविधान में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा प्रावधान होगा जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होंगे, फिर वह चाहे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से क्यों ना हो। इसमें शादी, तलाक, गोद लेने की प्रक्रिया और संपत्ति के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। समान नागरिक संहिता एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। इसके जरिए हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। अभी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है जो समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद खत्म हो जाएंगे। इसमें महिलाओं और पुरुषों को भी समान अधिकार मिलेंगे। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल कोड के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है। यूसीसी के अंतर्गत देश के सभी धर्मों, पंथों और समुदायों के लिए एक ही कानून की व्यवस्था का प्रस्ताव है। समान नागरिक संहिता में जिन पहलुओं पर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा उनमें व्यक्तिगत स्तर पर संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन का अधिकार, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि शामिल है। आपको बता दें कि हमारे संविधान के मुताबिक भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें सभी धर्मों व संप्रदायों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि को मानने वाले नागरिकों को अपने धर्म से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। वर्तमान में नागरिक अपने अपने धर्म के अनुसार बनाए गए कानूनों का पालन करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो या किसी भी पंथ का हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। यूनियन सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। देश के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है।
सूरज जी, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो बताया, लेकिन इसे लेकर चुनाव से पहले चर्चाओं का बाजार इतना गर्म क्यों है? और जैसा कि आपने बताया कि 22वें विधि आयोग ने परामर्श प्रक्रिया शुरू की है, तो क्या यह देश में पहली बार हो रहा है या फिर इससे पहले भी समान नागरिक संहिता को लेकर प्रयास किए गए हैं? नहीं रानी, ये पहली बार नहीं है। दरअसल यूसीसी की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून की एक रूपता की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। विशेष रूप से इसमें यह सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, जिसे हम पर्सनल लॉ कहते हैं, उन कानूनों को इस तरह से संहिताकरण के बाहर रखा जाए। ब्रिटिश सरकार ने 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति गठित की थी और समिति ने शास्त्रों के अनुसार एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की थी, जो महिलाओं को समान अधिकार देगा। इसके साथ ही समिति ने हिंदुओं के लिए विवाह और उत्तराधिकार के मुद्दों में भी नागरिक संहिता की सिफारिश की थी। राव समिति की रिपोर्ट का प्रारूप BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति को सौंपा गया था। यह प्रारूप 1951 में संविधान को अपनाने के बाद चर्चा के लिए आया। चर्चा के बीच ही हिंदू कोड बिल समाप्त हो गया और 1952 में दोबारा प्रस्तुत किया गया। बिल को 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में अपनाया गया, ताकि हिंदुओं, बौद्धों, जैन और सिखों के बीच वसीयत या उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित और संहिताबद्ध किया जा सके। अधिनियम ने हिंदू व्यक्तिगत कानून में सुधार किया और महिलाओं को अधिक संपत्ति का अधिकार और मालिकाना हक दिया। इसने महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति में अधिकार दिया। आपको बता दें कि यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए जनसंघ के जमाने से अहम रहा है। जनसंघ के नेताओं ने भी देश में यूसीसी लागू करने की मांग की थी। तब से यह मुद्दा चला आ रहा है। 2014 और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसे जोर शोर से उठाया था। पिछले 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। राम मंदिर का निर्माण हो या 3 तलाक पर कानून बनाने का मसला, CAA और NRC हो या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का कदम। ऐसे में अगर 2024 में भाजपा की सरकार बनती है तो संभव है कि अगला फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का हो। केंद्र सरकार इसे लागू करके देश को बड़ा सियासी संदेश देना चाहती है। इससे भाजपा के लिए सियासी पिच भी तैयार हो जाएगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि देश के नए संसद भवन में बनने वाला पहला कानून यही होगा। इस कानून का विरोध करने वालों का कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा और व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक धार्मिक समुदाय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अभी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। इसके जरिए विधानसभा चुनावों में पार्टी को फायदा मिलने की भी उम्मीद है। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऋतुराय अवस्थी की अगुवाई वाले विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के लिए दोबारा से राय मांगी है। इससे पहले 21वें विधि आयोग ने यूसीसी पर लोगों से और हितधारकों से 7 अक्टूबर 2016 को राय मांगी थी। 19 मार्च 2018 और 27 मार्च 2018 को फिर से इसे दोहराया गया था। इसके बाद 31 अगस्त 2018 को विधि आयोग ने नागरिक कानून के सुधार के लिए सिफारिश की थी। चूंकि पिछली राय को 3 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, ऐसे में विषय की गंभीरता और कोर्ट के आदेशों को देखते हुए 22वें विधि आयोग ने इस विषय पर फिर से राय लेने का फैसला किया है। यह मुद्दा कई दशकों से राजनीतिक बहस का केंद्र रहा है। यूसीसी केंद्र की मौजूदा सत्ताधारी भाजपा के लिए जनसंघ के जमाने से प्राथमिकता वाला एजेंडा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और यह मुद्दा उसके लिए 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र का भी हिस्सा था। सूरज जी, इसका मतलब यहाँ आज की बात नहीं है। यहाँ चर्चा तो आजादी से पहले की चली आ रही है। हाँ, यहाँ बात जरूरी है कि आज यहाँ देश का सबसे गर्म मुद्दा जरूर बन गया है। सूरज जी, जैसा कि आपने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए भाजपा ही नहीं जनसंघ ने इसकी मांग की थी, तो देश में अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं किया गया? क्या इसे लेकर कोई संवैधानिक अड़चनें हैं? नहीं रानी, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े राम मंदिर और अनुच्छेद 370 की राह में कई कानूनी अड़चनें थी। इसके बाद भी केंद्र की मोदी सरकार ने अपने उन वादों को पूरा किया है, लेकिन समान नागरिक संहिता के मामले में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई राज्यों के हाई कोर्ट ने कई बार इसकी जरूरत बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।
इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने भी शीर्ष अदालत में कहा था कि यह समान कानून के पक्ष में है। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता की वकालत की गई है। देश में संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है और देश भर में विधिक सांस्कृतिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यूसीसी जरूरी है, लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक रहना चाहिए। संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 35 को भारत के संविधान के 4 भाग में अनुच्छेद 44 के रूप में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के हिस्से के रूप में जोड़ा गया था। इसे संविधान में इस नजरिए से इस रूप में शामिल किया गया था जो तब पूरा होगा जब राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होगा और यूसीसी को सामाजिक स्वीकृति दी जा सकती है। सूरज जी, आपने कहा कि संविधान में वर्णित है कि राज्य इसे लागू कर सकते हैं, फिर अब तक राज्यों में इसे लागू क्यों नहीं किया गया? रानी, आपका सवाल आपकी जिज्ञासा को प्रकट करता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले साल दिसंबर में तत्कालीन कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा था कि समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के प्रयास में राज्यों को उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे मुद्दों को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने शीर्ष कोर्ट में दायर अपने एक हलफनामे में कहा था कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। सरकार ने इसके लिए संविधान के 4थे भाग में मौजूद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ब्यौरा भी दिया था। दरअसल अब देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार और विधि आयोग को उत्तराखंड सरकार द्वारा जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने के लिए मॉडल कानून बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया है। केंद्र सरकार की तरह इन 2 राज्य सरकारों को भी जस्टिस रंजना कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। समान नागरिक संहिता कानून पर गुजरात कैबिनेट में मोहर भी लग चुकी है। यूं तो समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। हालांकि उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम जैसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों में इसको लेकर कमेटी का गठन हो चुका है। ये कमेटी अलग अलग धर्म, समुदाय और विशेषज्ञों से इस बारे में राय ले रही है। इसी आधार पर इसको लेकर कानून तैयार किया जाएगा। बताया जाता है कि सरकार पहले इसे राज्यों में लागू करना चाहती है। संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में जनसंख्या नियंत्रण कानून की तर्ज पर कदम उठा सकती है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहले भाजपा शासित राज्यों असम और उत्तर प्रदेश ने कदम उठाए हैं। इसके बाद कई और भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों में इसमें दिलचस्पी दिखाई जा रही है। राजनीति के जानकार तो यह भी कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता के मामले में भाजपा यही रणनीति अपना सकती है। इसके तहत पहले कुछ राज्य इसे लागू करें और बाद में पूरे देश में इसे लागू किया जाए। जी सूरज जी, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। सूरज जी, इन सब बातों के बीच यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी यह बात है कि समान नागरिक संहिता लागू होने के क्या फायदे हैं? जी रानी, आपने सही कहा कि यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि समान नागरिक संहिता के फायदे क्या क्या है। आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शत्रुघ्न सोनवाल के अनुसार भारत में 2 प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1956, जो कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन व अन्य धर्मों व संप्रदायों पर लागू होता है। दूसरा है मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में जबकि मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों व संप्रदायों के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है, तो मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून लागू होने की बात की जाती है। यूसीसी के लागू होने से मुस्लिम महिलाओं व बच्चों के जीवन के उत्थान में काफी मदद मिलने वाली है। भारत में आपराधिक कानून समान है और सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हो। वहीं दूसरी ओर नागरिक कानून धार्मिक मूल्यों से प्रभावित होते हैं। दीवानी मामलों में लागू होने वाले व्यक्तिगत कानूनों को हमेशा धार्मिक ग्रंथों के आधार पर संवैधानिक मानदंडों के अनुसार लागू किया गया है। यूसीसी लागू होने पर हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून, विशेष विवाह अधिनियम जैसे कानूनों की यह जगह ले लेगा। समान नागरिक कानून तब सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसके समर्थकों का तर्क है कि यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने,
धर्म के आधार पर भेदभाव को कम करने और कानूनी प्रणाली को सरल बनाने में मदद करेगा। वहीं दूसरी ओर इसके विरोधियों का मानना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा। केंद्र ने पिछले साल समान नागरिक संहिता पर उच्चतम न्यायालय में अपने हलफनामे में कहा था कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग अलग अलग संपत्ति और वैवाहिक कानूनों का पालन करते हैं जो देश की एकता के खिलाफ है। अक्टूबर 2022 में एक याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा था कि अनुच्छेद 44 यूसीसी संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के उद्देश्य को मजबूत करता है। इस मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में कहा था कि विषय वस्तु के महत्व और इसमें शामिल संवेदनशीलता को देखते हुए विभिन्न समुदायों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के प्रावधानों के गहन अध्ययन की आवश्यकता है। इसके साथ ही केंद्र ने भारत के विधि आयोग से यूसीसी से संबंधित मुद्दे की जांच करने और उसकी सिफारिश करने के लिए भी अनुरोध किया था। सूरज जी, यहाँ तो अच्छी बात है। एक तरफ हम कहते हैं कि भारत अनेकता में एकता की अवधारणा रखने वाला देश है, फिर एक देश एक कानून हो जाए तो यहाँ तो और भी अच्छी बात होगी। फिर इसमें इतनी देर क्यों लग रही है? रानी, केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता को लाने की तैयारी तेज कर दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वो राज्यों के जरिए इस पर राष्ट्रव्यापी माहौल बनाने और देश की जनता के बीच ओपिनियन तैयार करने का काम कर रही है। चुनावी सरगर्मियों के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पिछले साल भी हमने देखा था कि जहां जहां भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उन सभी राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा था। 2022 में 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के अलावा हिमाचल प्रदेश और गुजरात शामिल थे। आपको बता दें कि गोवा में यह जो कानून है वहां लागू है। गोवा तो धारा 370 भी लागू है, लेकिन इन तमाम राज्यों में बीजेपी ने इसे अपने प्रचार और वोट मांगने के एजेंडे में शामिल किया था। इस साल भी 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, जिनमें 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और कर्नाटक में चुनाव हो चुके हैं। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। बीजेपी शासित कुछ राज्यों में 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पहल पर तेजी से काम शुरू हुआ है। सबसे पहले उत्तराखंड में कोड का मसौदा बनाने के लिए 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही यूसीसी के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने की बात कह चुके हैं। उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समिति का गठन हो भी जाए। 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्य स्तर पर फैसला लेने से पहले भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर राज्यों के बहाने देश के लोगों का मन टटोल रही है। उनकी मंशा है कि इतने बड़े मुद्दे पर लोगों और राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनती दिखनी चाहिए। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हलचल और तेज होने की संभावना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला बीजेपी के लिए जनसंघ के जमाने से जुड़ा है। बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था और उसने पहला आम चुनाव 1984 में लड़ा था। इसमें उसके वादों में सिर्फ अनुच्छेद 370 को हटाना शामिल था। पहली बार 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता को जगह दी थी। 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने इसे शामिल किया था। पार्टी के गठन से ही बीजेपी के लिए अनुच्छेद 370 को हटाना, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण और यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश भर में लागू करना सबसे बड़े वादे रहे। बीजेपी हमेशा से दलील देती रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिना देश में लैंगिक समानता कायम करने की बात बेमानी है। पार्टी का कहना है कि इस कोड के जरिए ही देश की सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सकती है। अब इसके लिए 3 बड़े वादों में से सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा ही बचा है, जिसे लागू करने का रास्ता भारतीय जनता पार्टी तलाश कर रही है और इसके लिए फिलहाल पार्टी ने राज्यों को जरिया बनाया है। भारत जैसे बड़े देश, जहां धर्म से लेकर तमाम विविधता से भरे समुदाय के लोग रहते हैं, राज्यों की अलग अलग सांस्कृतिक पहचान है, ऐसे में पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता पर राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाना आसान काम नहीं है। इसके लिए बीजेपी के लिए केंद्रीय स्तर पर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चुनौती होगा। राष्ट्रीय सहमति बनाने की पहल के तहत बीजेपी इसे राज्यों के जरिए लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार की ओर से बार बार कहा गया है कि राज्य सरकारें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून लाने के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्र सरकार का तर्क है कि पर्सनल लॉ से जुड़े विषय
शादी, तलाक, वसीयत, संयुक्त परिवार संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। इसलिए इन पर राज्यों को भी कानून बनाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस साल जनवरी में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत यूसीसी के लिए राज्यों की ओर से कमेटी गठन करने का जो प्रावधान है वह कुछ गलत नहीं है और वो ऐसा कर सकते हैं। देश की शीर्ष अदालत की ओर से भी कई बार कहा गया कि देश में अलग अलग पर्सनल लॉ की वजह से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में निराशा जताई थी कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि केंद्र सरकार एक समान कानून बनाकर पर्सनल लॉ की विसंगतियों को दूर कर सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध सिविल मामलों में कानून की एकरूपता से है। देश के हर व्यक्ति के लिए सिविल मामलों में समान कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड की मूल भावना है, उसकी मूल अवधारणा है। इसमें धर्म, संप्रदाय, जेंडर के आधार पर भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस कोड के तहत देश के सभी नागरिकों पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, पैतृक संपत्ति में हिस्सा और गोद लेने जैसे मसलों के लिए एक ही कानून होते हैं। समान नागरिक संहिता पर धर्म के आधार पर कोई छूट नहीं मिलती है। भारत में फिलहाल धर्म के आधार पर इन मसलों पर अलग अलग कानून हैं। संविधान के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति के निदेशक तत्व को शामिल किया गया है। इसी हिस्से में अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। अब सवाल उठता है कि जब संविधान में इसका जिक्र है ही तो आजादी के बाद इस पर कोई कानून क्यों नहीं बना? दरअसल संविधान के भाग 3 में देश के हर नागरिक के लिए मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसे लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी है। वहीं संविधान के भाग 4 में जिन नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है उसे लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं। इस हिस्से में शामिल प्रावधान लोकतंत्र के आदर्श हैं, जिसे हासिल करने की दिशा में हर सरकार को बढ़ना चाहिए। बाध्यकारी न होने की वजह से ही देश में अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बन पाया है। संविधान सभा में इस पर व्यापक बहस हुई थी। कुछ सदस्य इसे मूल अधिकार में रखने के पक्ष में थे। संविधान सभा में 23 नवंबर 1948 को इस पर विस्तार से चर्चा की गई। मोहम्मद इस्माइल, नजरुद्दीन अहमद, महबूब अली, बेग साहेब बहादुर, हुसैन इमाम ने समान नागरिक संहिता से जुड़े अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया। इन लोगों का कहना था कि सिविल मामलों में हर शख्स को अपने धर्म के मुताबिक आचरण करने की छूट होनी चाहिए। किसी भी वर्ग या समुदाय के लोगों को अपना निजी कानून छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने समान संहिता के पक्ष में दलील दी थी। संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी समान नागरिक संहिता के समर्थन में थे। डॉक्टर अम्बेडकर का तर्क था कि देश में महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिहाज से धार्मिक आधार पर बने नियमों में सुधार बेहद जरूरी है। आजाद भारत में महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता बेहद जरूरी बताई थी। उन्होंने कहा था कि यह बहुत आवश्यक है। बाद में इसे नीति निर्देशक तत्व के अंदर शामिल कर उस वक्त राज्य को हर कीमत पर लागू करने की संवैधानिक बाध्यता से बचा लिया गया था। मुस्लिम नेताओं ने भारी विरोध के कारण देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समान नागरिक संहिता पर आगे नहीं बढ़े। हालांकि 1954 और 55 में भारी विरोध के बावजूद हिंदू कोड बिल लेकर आए। हिंदू विवाह कानून 1955, हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण कानून 1956 और हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता कानून 1956 लागू किए गए। इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे नियम संसद में बने कानून से तय होने लगे। लेकिन मुस्लिम, ईसाई और पारसियों को अपने अपने धार्मिक कानून के हिसाब से शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मुद्दे को तय करने की छूट बरकरार रही। इस कोड के पक्षधर लोगों का कहना है कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समानता और बंधुत्व का आदर्श तभी पाया जा सकता है जब देश में हर नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता हो। 42वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसके तहत किसी भी धर्म का समर्थन नहीं किया गया।
कोड के पक्ष में दलील दी जाती है कि धार्मिक आधार पर पर्सनल लॉ होने की वजह से संविधान के पंथ निरपेक्ष की भावना का उल्लंघन होता है। संहिता के हिमायती यह मानते हैं कि नागरिक को अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आधार पर भेदभाव की मनाही और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजता के संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है। उनकी दलील है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अभाव में महिलाओं के मूल अधिकार का हनन हो रहा है। शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मुद्दों पर एक समान कानून नहीं होने से महिलाओं के प्रति भेदभाव होता है। इन लोगों का तर्क है कि लैंगिक समानता और सामाजिक समानता के लिए समान नागरिक संहिता होना चाहिए। पक्ष में तर्क देने वाले लोगों का कहना है कि मुस्लिम समाज में महिलाएं धर्म के आधार पर चल रहे पर्सनल लॉ की वजह से हिंसा और भेदभाव का शिकार हो रही हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुलकर विरोध करते आए हैं। आजादी के बाद से ही मुस्लिम समाज इसे उनके निजी जीवन में दखल का मुद्दा मानता रहा है। विरोध में तर्क देने वाले लोगों का कहना है कि संविधान के मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 25 से 28 के बीच हर शख्स को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए हर धर्म के लोगों पर एक समान पर्सनल लॉ थोपना संविधान के साथ खिलवाड़ करना होगा। मुस्लिम इसे उनके धार्मिक मामलों में दखल मानते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताता रहा है। समान नागरिक संहिता के रास्ते में वोट बैंक की राजनीति एक बड़ी बाधा रही है। भारत में इस पर आम सहमति बनाने की जरूरत है। मुस्लिम वोट बैंक के नुकसान के डर से शुरू से ही कांग्रेस कभी खुलकर इसके पक्ष में नहीं आई है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ राजनीतिक फायदे और ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी इसे मुद्दा बनाती रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जब जब चुनाव का वक्त आता है बीजेपी इस मुद्दे को हवा देती है। 22वें विधि आयोग से मिलने वाली सिफारिशों के बाद हो सकता है कि केंद्र सरकार की ओर से इससे जुड़ा बिल संसद में पेश किया जाए। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो नरेंद्र मोदी सरकार के रवैये को देखते हुए 2024 में अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के वादे को पूरा करने के लिए वो पूरा प्रयास करेगी। हालांकि ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि इस पर आम सहमति बनाना किसी भी सरकार के लिए आसान काम तो नहीं होगा। एक और पहलू भी है, ये हम सब जानते हैं कि कुछ राज्यों में लागू करने के सही मायने में यूसीसी का कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि यूसीसी सिर्फ कुछ राज्यों में लागू किया जाता है तो इसकी सार्वभौमिकता उतनी औपचारिक नहीं होगी जब तक कि इस पर संसद से देशव्यापी कोई कानून नहीं। राज्यों के जरिए जो भी कोशिश की जा रही है वो राजनीतिक फायदे से ज्यादा जुड़ी है, वास्तविक तौर से यूसीसी लागू करने से नहीं। क्योंकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक राज्य में एक समुदाय के लिए यूसीसी से जुड़े विषयों, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, पैतृक संपत्तियों में हिस्सा, गोद लेने से मामलों में कुछ और कानून हो, दूसरे राज्यों में कुछ हो। ये व्यवहारिक नहीं लगता। समान नागरिक संहिता असल मायने में तभी लागू हो सकती है जब ये पूरे देश के लिए हो। हालांकि भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश में इस मुद्दे पर सबके बीच सहमति हो, इसके बाद लागू हो, ये भी बहुत जरूरी है। सूरज जी, आपने पूरे विस्तार से यूसीसी के विषय में जानकारी दी। अब चूंकि समय हमें अनुमति नहीं देता है, इसलिए आज की चर्चा को यही विराम। ऐसे ही किसी और रोचक विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।